हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर सक्सेस। आज हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 8 स्मॉल बिजनेस एंड इंटरप्राइजेस को डिस्कस करेंगे। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। ऑलमोस्ट पार्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे और थोड़े बहुत पार्ट्स हम इसके पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। लेट्स चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एमएसएमई इंटरप्राइजेस क्या होते हैं, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। एमएसएमई एक शॉर्ट फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। मतलब ये थ्री टाइप्स ऑफ इंटरप्राइजेस को डिफाइन कर रहा है ये शॉर्ट फॉर्म, जिसमें माइक्रो इंटरप्राइजेस हैं, स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं और मीडियम इंटरप्राइजेस हैं। माइक्रो सबसे छोटे टाइप के, स्मॉल उससे थोड़े बड़े और मीडियम सबसे मतलब इन दोनों से बड़े। और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस वो इंटरप्राइजेस होते हैं जो एक्ट एज अ क्रूशियल लिंक इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में क्रूशियल लिंक की तरह काम करते हैं। कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज की ग्रोथ में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। हेल्प्स इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने में हेल्प करते हैं। इन्वेस्टमेंट में लो रिक्वायरमेंट होती है। मतलब मेनली ये कौन से एंटरप्राइजेस हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट कम लग रही है, कैपिटल कम है। लेबर इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव नहीं है। मशीनरी का यूज ना करके ये लेबर का यूज करते हैं। आर एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द वैल्यू चेन के एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। मेक यूज ऑफ लोकल रॉ मटेरियल्स का यूज करते हैं। मेक यूज ऑफ इंडिजीनियस स्किल्स जो लोकल स्किल्स हैं उनका यूज करते हैं। प्रोवाइड्स अ वेराइटी ऑफ कंज्यूमर एंड स्पेशलाइज्ड गुड्स, और कंज्यूमर और स्पेशलाइज्ड गुड्स को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट एमएसएमईडी एक्ट। एमएसएमईडी एक्ट क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006। एमएसएमईडी की फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006। डील्स विद इश्यूज एंड प्रोवाइड्स रूल्स एंड रेगुलेशन। मतलब ये इश्यूज से डील करता है। एमएसएमई जो सेक्टर है उसके क्या इश्यूज हैं और रूल्स और रेगुलेशन प्रोवाइड करता है उन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। रेगुलेशन फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो इन्वॉल्व है और सर्विस सेक्टर में जो इन्वॉल्व है एमएसएमई, उनको रूल्स और रेगुलेशन प्रोवाइड करता है और इस रूल से डील करता है एमएसएमईडी एक्ट 2006। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर लिमिट्स अंडर एमएसएमई। एमएसएमई के अंदर इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर लिमिट है कि कौन सी यूनिट को हम माइक्रो कहेंगे, कौन सी बिजनेस को हम स्मॉल कहेंगे, कौन सी को मीडियम कहेंगे, वो किस हिसाब से कहेंगे? उनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कहेंगे या उनके टर्नओवर मतलब उनकी सेल्स के हिसाब से कहेंगे। तो टाइप्स ऑफ यूनिट जैसे माइक्रो इंटरप्राइज कौन सा कहलाएगा? जिसमें इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरी में मैक्सिमम 1 करोड़ तक हो रही है। 1 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट है, इतनी या इससे कम, इससे ज्यादा नहीं है तो वो माइक्रो इंटरप्राइज है। या फिर उनका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ईयरली जो टर्नओवर है, जो सेल्स है, उनकी रेवेन्यू है, 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 5 करोड़ से कम हो सकता है, 5 करोड़ मैक्सिमम लिमिट। स्मॉल इंटरप्राइजेस, इनकी इन्वेस्टमेंट प्लांट मशीनरी में 10 करोड़, मतलब 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में जितना किसी भी इंटरप्राइजेस का इन्वेस्टमेंट है तो वो स्मॉल इंटरप्राइजेस कहलाएगी और इसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मीडियम इंटरप्राइजेस होती हैं जिनमें 10 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में इन्वेस्टमेंट किया गया है प्लांट एंड मशीनरी में, और इनका टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इंडिया में कौन से इंटरप्राइजेस कितने हैं, कितने परसेंटेज में है, इसका एक डेटा। माइक्रो इंटरप्राइजेस 99.4% है। मतलब जितने भी इंटरप्राइजेस हैं माइक्रो स्मॉल और मीडियम, उसमें 99.4% इंटरप्राइजेस माइक्रो ही हैं। स्मॉल 0.52 है और मीडियम 0.1। दो तरह की इंडस्ट्रीज और होती हैं, एक टर्म है ये आपको पता होना चाहिए, विलेज इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज। विलेज इंडस्ट्रीज जो विलेजेस में, द इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन रूरल एरियाज में लोकेटेड होती हैं विद इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट। इसमें इन्होंने फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किया होता है एज पर द रूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और कॉटेज इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं जो ट्रेडिशनली चली जा रही हैं और चली आ रही हैं, और नॉर्मल फैमिलीज जैसे एक फैमिली बिजनेस टाइप का है वो चला आ रहा है, वो कॉटेज इंडस्ट्री होती है और इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा नहीं होता। अब स्मॉल बिजनेस का रोल क्या है इंडिया में? स्मॉल बिजनेस क्या रोल प्ले करता है इंडिया के डेवलपमेंट में या फिर किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में? स्मॉल बिजनेसेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देते हैं। आफ्टर द एग्रीकल्चर सेक्टर, स्मॉल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड द लार्जेस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज।
इंडिया में सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे रहा है वो कौन सा सेक्टर है? एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद कौन सा सेक्टर लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है? वो है स्मॉल इंडस्ट्रीज। स्मॉल इंडस्ट्रीज में ही ज्यादा लोग, मैक्सिमम लोग जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो एम्प्लॉयड है। Diverse variety provide करता है। Small businesses provide a wide variety of consumer and specialized products using simple technology and local resources. ये सिंपल टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं और लोकल रिसोर्सेज को यूज करते हैं, पर उसके बावजूद भी कंज्यूमर और स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स की वाइड वैरायटी प्रोवाइड करते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, स्मॉल बिजनेसेस के पास इतना ज्यादा रिसोर्सेज तो होते नहीं, तो जितने रिसोर्सेज होते हैं वो उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं, बेस्ट से बेस्ट जितना यूटिलाइज हो सकता है वो यूटिलाइज करते हैं। इनकरेज लोकल्स, लोकल्स को इनकरेज करते हैं अपने साथ काम करने में। इट प्रोवाइड्स एंड इनकरेजेस लोकल पीपल फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ये लोकल पीपल को इनकरेज करते हैं। एंड मेक्स द बेस्ट यूज ऑफ देयर हैंडीक्राफ्ट एंड अदर आर्टिस्टिक स्किल्स, जो लोकल लोगों की हैंडीक्राफ्ट स्किल्स और आर्टिस्टिक स्किल्स हैं उनका बेस्ट यूज करते हैं। लेस कॉस्टली होती है द लेस कॉस्टली बिजनेस है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो है, एज प्रोडक्शन इज बिकॉज ऑफ लो ओवरहेड कॉस्ट एंड मेकिंग यूज ऑफ इनएक्सपेंसिव लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज। क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो क्यों है? क्योंकि ये लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज जो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है उनको यूज करते हैं। क्विक डिसीजन, छोटे बिजनेस होते हैं क्विक और टाइमली डिसीजन ले लेते हैं। रूरल डेवलपमेंट, अब ये ज्यादातर रूरल एरियाज में, थोड़े बैकवर्ड एरियाज में मिलेंगे, तो वहां के डेवलपमेंट में काम करते हैं। थ्रू द प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर रहे हैं, लोकल्स को उनकी स्किल्स यूज करने के लिए इंकरेज कर रहे हैं, तो ये रीजनल डेवलपमेंट को पॉसिबल करते हैं। बैलेंस डेवलपमेंट, एक बैलेंस डेवलपमेंट करते हैं, मतलब कि कोई एरिया बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, कोई एरिया इतना डेवलप नहीं है, तो एक बैलेंस बना के रखते हैं। दीज बिजनेस यूनिट्स कैन बी सेटअप एनीवेयर एट एनी लोकेशन, ये बिजनेस यूनिट कहीं भी किसी भी लोकेशन पे सेटअप हो सकती है, एंड रीजन, एंड एज दे आर डिपेंडेंट ऑन लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज, सिंपल टेक्नोलॉजी एंड लेबर क्लास पीपल। ये कहीं पे भी किसी भी लोकेशन पे किसी भी रीजन में सेटअप हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज पर डिपेंड करते हैं, टेक्नोलॉजी सिंपल यूज करते हैं और लेबर क्लास पीपल को यूज करते हैं, तो इसलिए इनको सेटअप कहीं भी किया जा सकता है। इससे बैलेंस डेवलपमेंट हो पाता है कंट्री का। अब वो था नॉर्मल इंडिया में रोल स्मॉल बिजनेसेस का। अब ये रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया। रूरल इंडिया में क्या ये रोल प्ले कर रहे हैं? रूरल encourages people in rural areas to set up agro based industry। ये स्मॉल बिजनेसेस रूरल एरिया के लोगों को encourage करते हैं कि वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को सेटअप करें। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू ट्रेडिशनल आर्टिसंस एंड वर्कर्स, जो ट्रेडिशनल आर्टिसंस और वर्कर्स हैं, जो आर्टिस्ट वगैरह हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। हेल्प इन द रिडक्शन ऑफ इनकम इनइक्वालिटीज, जो इनकम में इनइक्वालिटीज है, किसी की इनकम बहुत ज्यादा है और किसी की बहुत कम है, बीच का कुछ नहीं है, तो उस इनकम इक्वालिटीज को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। इट प्रिवेंट्स द इंक्लिनेशन इन माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन टू अर्बन एरियाज। अब रूरल जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज में काम की सर्च में ही आती है, तो जो स्मॉल बिजनेसेस अगर रूरल इंडिया में होते हैं तो वो जो रूरल पॉपुलेशन का माइग्रेशन है उसको रोकते हैं या कम करते हैं। हेल्प्स इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज, रूरल एरियाज में इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं। एमएसएमई से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद एमएसएमई। फाइनेंस की प्रॉब्लम है, इनको फाइनेंस अवेलेबिलिटी नहीं होती। देयर इज लिमिटेड फाइनेंस अवेलेबिलिटी है विद दीज एंटरप्राइजेस विच मेक्स डे टू डे वर्किंग डिफिकल्ट। अब फाइनेंस अवेलेबिलिटी लिमिटेड है तो इनकी जो डे टू डे वर्किंग है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। ऑल्सो रेजिंग फाइनेंस फ्रॉम बैंक्स इज अ चैलेंज, इनकी अगर इनको बैंक से फाइनेंस लेना है तो वो भी एक चैलेंज है, क्योंकि इनकी क्रेडिट वर्थनेस बहुत कम होती है। Raw materials, due to unavailability of certain raw materials, these enterprises have to adjust and compromise either in terms of poor quality raw material or high price raw material। अब अनअवेलेबिलिटी रहती है रॉ मटेरियल्स की, तो इन इंटरप्राइजेस को एडजस्ट करना पड़ता है या तो पुअर क्वालिटी रॉ मटेरियल में या फिर हाई प्राइस पे रॉ मटेरियल लेना पड़ता है, और दोनों ही सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक है एमएसएमईज के लिए। मैनेजरियल स्किल्स, इनके पास इतनी मैनेजरियल स्किल्स नहीं होती, क्योंकि या तो सिंगल पर्सन के द्वारा रन की जा रही होती है या फैमिली के द्वारा रन की जा रही होती है, जिनको के पास लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल्स है। टेक्निकल स्किल्स भी नहीं है, एंटरप्रेन्योरल स्किल्स भी नहीं है।
और एजुकेटेड भी नहीं है, ऑल्सो ड्यू टू नो एजुकेशन दिस बिकम इवन मोर डिफिकल्ट, तो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए। हेंस नीदर दे आर नॉट कैपेबल और ऑफ मैनेजिंग द एंटरप्राइजेस ऑन देयर ओन। अब वो खुद एंटरप्राइजेस को मैनेज करने के लिए भी कैपेबल नहीं है और वो किसी को हायर करने के लिए भी कैपेबल नहीं है, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज का शॉर्टेज है। लेबर प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स। अब ये किसकी हेल्प से प्रोडक्शन करते हैं? या तो अनस्किल्ड वर्कर्स या सेमी स्किल्ड, स्किल्ड वर्कर्स नहीं होते। मार्केटिंग की भी प्रॉब्लम रहती है। इट इज डिफिकल्ट फॉर दीज एंटरप्राइजेस टू मेंटेन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद कस्टमर्स। कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं मेंटेन कर पाते हैं। हेंस दे हैव टू डिपेंड ऑन मिडिल मैन। ये मिडिल मैन पे डिपेंडेंट होते हैं, हु इन रिटर्न पे लोअर प्राइसेस और डिले द पेमेंट। या तो वो कम, जो मिडिल मैन होते हैं लोअर प्राइसेस देते हैं या पेमेंट को डिले करते रहते हैं, और अ, बिना किसी सीमा के, एक सीमा तक उनको एक्सप्लॉइट ही करते रहते हैं। क्वालिटी ड्यू टू ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, ये ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज करते हैं प्रोडक्शन को, तो इनकी स्टैंडर्डाइज क्वालिटी से स्ट्रगल होता है। टेक्नोलॉजी, द यूज ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी क्रिएट्स इश्यूज इन टर्म्स ऑफ हाई कॉस्ट एंड लो क्वालिटी। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी की यूज की वजह से हाई कॉस्ट आती है और क्वालिटी भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती। ग्लोबल कंपटीशन है, उसको ये फेस नहीं कर पाते। लार्ज स्केल जो इंडस्ट्रीज है और मल्टीनेशनल कंपनीज है, उनके साथ ये कंपटीशन को नहीं कर पाते, क्योंकि इनकी क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती और इनके पास इतने सारे रिसोर्सेज नहीं है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन होता है, टेक्स प्लेस ड्यू टू अ लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल, क्योंकि इनके पास मैनेजरियल स्किल नहीं है, सफिशिएंट डिमांड नहीं है, और प्रोडक्शन की कैपेसिटी भी नहीं है इनकी मशीन्स की। तो ये प्रॉब्लम्स हैं एमएसएमई की, जो एमएसएमई इंडिया में प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। अब एमएसएमई और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? एंटरप्रेन्योरशिप होती है रिस्क लेने की क्षमता, कोई न्यू आइडिया पर रिस्क लेना। एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस दैट इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन हु टेक्स द इनिशिएटिव टू टेक द रिस्क। एंटरप्रेन्योरशिप वो प्रोसेस है जिसमें बिजनेस सेटअप किया जाता है, ऐसे इंसान के द्वारा, मतलब सेटअप किया जाता है, ओन किया जाता है, मैनेज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है ऐसे इंसान के द्वारा जिसने इनिशिएटिव लिया रिस्क लेने का, ऐसे किसी आइडिया पे जो पहले नहीं किया गया या इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है। एज वेल एज एड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज। अब वो आइडिया में क्रिएटिविटी को ऐड करके और इनोवेशन को ऐड करके एक एंटरप्राइज सेटअप कर रहा है। दिस पर्सन इज नोन एज एन एंटरप्रेन्योर। ऐसे इंसान को हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। और एंटरप्रेन्योर किसके थ्रू अपना बिजनेस स्टार्ट करता है? एमएसएमई के थ्रू। यानी या तो वो माइक्रो एंटरप्राइज को स्टार्ट करेगा या स्मॉल या मीडियम, जितना भी उसके पास कैपिटल रिक्वायरमेंट है, कैपिटल अवेलेबिलिटी है, उसके हिसाब से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एमएसएमई के थ्रू ही होता है। अब एंटरप्रेन्योरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सिस्टमैटिक एक्टिविटी है एंटरप्रेन्योरशिप, एक सिस्टम होता है। एंटरप्रेन्योरशिप में स्किल्स चाहिए, नॉलेज चाहिए, कॉम्पिटेंसीज चाहिए, जो ट्रेनिंग, ऑब्जर्वेशन और वर्क एक्सपीरियंस से डेवलप की जाती है। लॉफुल और पर्पसफुल एक्टिविटी है। इनोवेशन की नीड होती है। इनोवेशन होता है मतलब कुछ न्यू आइडिया होता है, अगर पुराने जैसा भी है तो उसमें कोई न्यू इनोवेटिव चीज की गई है, तब उसे एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योरशिप बोला जाएगा। Organization of production, entrepreneurship brings various factors of production for a productive activity। बहुत सारे factors of production को productive activity के लिए लेके आता है, लेके आता है entrepreneurship, and coordinates and controls the factors of production as well as the efforts of the person engaged in the enterprise। रिस्क टेकिंग, इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। न्यू आइडिया है तो न्यू आइडिया के लिए ये नहीं कह सकते कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, एक इनोवेटिव आइडिया, तो ये रिस्क लेने वाला फैक्टर है, तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है। एन एंटरप्रेन्योर गारंटीज वेजेस टू एम्प्लॉयज एंड इंटरेस्ट टू इन्वेस्टर्स इन द होप ऑफ अर्निंग प्रॉफिट अज्यूमिंग द अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर। ये हो गया एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड एमएसएमई। इसके बाद का टॉपिक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होती है या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो किसी भी इंसान की इंटेलेक्ट से रिलेटेड है, उसके न्यू आइडिया से रिलेटेड है, कुछ क्रिएटिव आइडिया है, और वो आइडिया से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिफर्स टू द लीगल राइट्स रिगार्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड लीगल राइट्स को हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी रिफर्स टू द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड, जो ह्यूमन माइंड से क्रिएट हुई चीज, जैसे इन्वेंशन है, आर्टिस्टिक वर्क है, वो क्रिएशन किसका है? ह्यूमन माइंड का, उसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी।
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज इंटेंजिबल, इंटेंजिबल होती है, ना देखी जा सकती है ना छू जा सकती है, ये किसी का आइडिया टाइप का है। ट्रेड सीक्रेट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, किसी का ट्रेड सीक्रेट है, जैसे मैगी है, मैगी का मसाला उसका ट्रेड सीक्रेट है, तो वो उसकी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो उसका एक स्पेसिफिक आइडिया है, राइट। Trade secret is an intellectual property right that refers to confidential information. Trade secret में क्या है, confidential information होती है जो competitive edge provide करती है कंपनी, कंपनी को, जिस कंपनी का वो ट्रेड सीक्रेट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज बाइफरकेटेड इनटू टू मेन कैटेगरीज, इसको दो तरह की मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी और कॉपीराइट्स। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इंडस्ट्रियल डिजाइन आर इंक्लूडेड इन दिस। और कॉपीराइट्स आर्टिस्टिक और लिटरेरी वर्क्स होते हैं, जैसे पोएम्स, बुक्स, प्लेज, फिल्म, ड्राइंग्स, फोटोग्राफ्स, म्यूजिक, ये सब कॉपीराइट्स में आते हैं। आईपीज विच आर रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया, जो इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज रिकॉग्नाइज की जाती हैं वो है कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, पेटेंट, डिजाइन, प्लांट वेराइटी, सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट, लेआउट डिजाइन, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं जो इंडिया में रिकॉग्नाइज की जाती हैं। अब वाई इज आईपीआर इंपॉर्टेंट फॉर एंटरप्रेन्योर्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। एंटरप्रेन्योर्स क्या है, वो भी रिस्क ले रहे हैं, और रिस्क किस पे ले रहे हैं, वो अपने एक आइडिया पे ले रहे हैं, इनोवेटिव आइडिया, क्रिएटिव आइडिया पे ले रहे हैं और उस पर बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका जो आइडिया है वही उनका इंटेलेक्चुअल, उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। IPR are important for entrepreneurs to promote and protect their inventions and creations. इम्पोर्टेंट क्यों होता है आईपीआर एंटरप्रेन्योर्स के लिए, क्योंकि इसलिए होता है ताकि वो प्रमोट कर सकते हैं और प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने इन्वेंशन को और अपने क्रिएशन को। क्रिएटर्स, ऑथर्स, इन्वेंटर ईटीसी विल गेट बेनिफिट फॉर देयर हार्डवर्क ओनली। अब उन जो भी क्रिएटर है, ऑथर है, इन्वेंटर है, वो अपने बेनिफिट लेगा अपने हार्डवर्क का। इफ देयर वर्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड और शेयर विद द पब्लिक विद देयर परमिशन, अब अगर उनका वर्क पब्लिक के साथ शेयर किया जा रहा है और पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है तो उनको फायदा मिलना चाहिए, और ये आईपीआर वही इंश्योर करता है कि इनको फायदा मिले और कोई मिसयूज ना करे। आईपीआर प्रोटेक्ट्स द वर्क फ्रॉम बीइंग कॉपीड, किसी भी काम को कॉपी होने से रोकता है आईपीआर बाय अदर्स, एंड कैन आल्सो बी डिफेंडेड इन कोर्ट फॉर द राइट टू यूज, मेक और सेल। अब टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ये लास्ट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के क्या क्या टाइप्स होते हैं, जो रिकॉग्नाइज्ड अभी बताई थी वो उन्हीं में से कुछ है, जैसे कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, डिजाइन है, प्लांट वेराइटी और सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन है। तो कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट कोई भी कुछ लिटरेरी वर्क है उसके लिए यूज होता है। कॉपीराइट राइट होता है क्रिएटर का कि वो प्रोहिबिट कर देता है, उसके कंटेंट को कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन यूज नहीं कर सकता या कॉपी नहीं कर सकता। लाइक किसी की बुक है तो वो उसी के नाम से छापी जाएगी, उसका कॉपीराइट है, उसको कॉपी करके कोई दूसरा नहीं छाप सकता, या उसमें से कुछ कंटेंट सेम टू सेम कॉपी करके वो अपने नाम से मतलब एक यूज करना होता है कि आपने बुक पढ़ी उसके बाद आपने एग्जाम दिया, वो बात अलग है। बट उस कंटेंट को सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करके आपने अपने नाम से छाप दिया, तो वो उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक्स लगते हैं, क्योंकि वो उसके नाम पे कॉपीराइट था, जिसकी बुक थी जिसने लिखी थी, और दूसरे के नाम पे कॉपीराइट नहीं था और उसने बिना पूछे उस कंटेंट को यूज किया और कोई रेफरेंस भी नहीं है, तो वो उस पर कॉपीराइट होता है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंटेंट, कंटेंट का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है बट इट इज नेसेसरी टू यूज एक्सक्लूसिव राइट्स इन द केस ऑफ इंफ्रिंजमेंट। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क ये बिजनेस के लिए होता है, इट हेल्प्स इन डिफरेंशिएटिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज, कंपनीज के डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट प्रोडक्ट्स को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है, जैसे लेबल्स, लोगोज, ये ट्रेडमार्क है। उसका एक पर्टिकुलर लोगो होता है, जैसे मैगी का अपना लोगो है, नेस्ले का अपना लोगो है, और अच्छा, जितनी भी रिलायंस का अपना लोगो है, जितनी भी कंपनी है सबके अपने लोगो और लेबल्स होते हैं, वही उनके ट्रेडमार्क होते हैं, उनके ट्रेड का मार्क है, ट्रेड का मार्क, तो दैट इज ट्रेडमार्क। तो उसमें क्या आ जाएंगे, लेबल्स और लोगोस। ट्रेडमार्क्स में भी कैटेगराइज एज कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल ट्रेडमार्क्स, इनको भी दो तरह से कैटेगराइज किया जाता है। कन्वेंशनल ट्रेडमार्क इंक्लूड्स वर्ड्स, लेबल, लोगो, शेप ऑफ गुड पैकेजिंग। कन्वेंशनल है जैसे वर्ड, कोई वर्ड यूज किया जा रहा है, कोई लेबल है, लोगो है, शेप है पैकेजिंग की, वो कन्वेंशनल है। और नॉन कन्वेंशनल जो पुराने मतलब पहले से चले आ रहे हैं। नॉन कन्वेंशनल ट्रेडमार्क
includes those marks which got recognition with time. जो टाइम अब न्यू शुरू हो गए हैं वो नॉन कन्वेंशनल में। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट प्रोटेक्ट द मेकिंग, सेलिंग एंड इम्पोर्टिंग ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशन। कॉपीराइट लिटरेरी वर्क पे हो रहा है, और पेटेंट क्या है? कोई साइंटिफिक इन्वेंशन है उसका कराया जाता है। इसमें उसकी मेकिंग, सेलिंग और इम्पोर्टिंग के पूरे पूरे राइट्स को ले लिया जाता है। ये हमारा है, हमारी इन्वेंशन है, और इसको सेल आउट करने का, बनाने का, इम्पोर्ट करने का, एक्सपोर्ट करने का राइट सिर्फ हमारा है। A patent is an exclusive right. Exclusive right granted by government. Government देती है exclusive right, which provides the right to exclude for 20 years, जिसमें 20 साल तक कोई और उस चीज को यूज नहीं कर सकता, ये होता है। डिजाइन भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। किसी पर्टिकुलर इंसान ने कोई डिजाइन बनाई है, आपने जो कपड़े पहने होंगे उसमें भी कोई डिजाइन बन रही होगी, वो डिजाइन हो सकता है किसी पर्टिकुलर इंसान की हो, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की हो, तो वो भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो किसी के माइंड का क्रिएशन है। डिजाइन इंक्लूड शेप, पैटर्न, कलर एंड अरेंजमेंट ऑफ एनी गुड। किसी भी गुड की शेप, पैटर्न और कलर या फिर अरेंजमेंट को डिजाइन कहते हैं। द डिजाइन कैन बी प्रोटेक्टेड फॉर 10 years। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में डिजाइन को 10 years तक प्रोटेक्ट किया जा सकता है, और वो आगे 5 years के लिए भी रिन्यू किया जा सकता है एक्सपायरी के बाद। प्लांट वेराइटी, जो फार्मर्स वगैरह कुछ न्यू वैरायटी के प्लांट्स होते हैं, या कुछ ऐसी वैरायटी है बहुत ज्यादा यूजफुल है, इस तरह की वैरायटीज को भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में लिया जाता है। इट हेल्प्स फार्मर्स कंजर्व इम्प्रूविंग अवेलेबल जेनेटिक रिसोर्सेज। Plant variety encourages Indian farmers and cultivators to produce high quality seeds and planting material, leading to the growth of the seed industry. Last है semiconductor integrated circuits layout design. तो semiconductor integrated circuit layout design भी intellectual property है. The products that make use of and are formed on semiconductor material. It is an integral part of computer chips. कंप्यूटर चिप्स में सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन लगाई जाती है, और सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनती है, तो ये भी एक पार्ट होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, और ये रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया में। इसी के साथ हमारा चैप्टर 8 एमएसएमई एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप खत्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इस वीडियो की पीडीएफ आपको स्टडीफाई सक्सेस के एप्लीकेशन में मिल जाएगी। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, गो चेक इट आउट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।